था मैसेज डिस्प्ले करना था, वेलकम टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, आराम से हो जाएगा। सम डिस्प्ले करना था, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी मंजरी को। ये सम ऑफ 18 एंड 12 इज 30, इसके पहले एस्ट्रिक और डबल डैश लगे हैं और बाद में भी डबल डैश और एस्ट्रिक लगे हैं। तो लेट्स सी कि ये सिंगल प्रिंट से कैसे करना है। ये जुपिटर ओपन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट और एज इट इज वही हमें लिखना है। तो सबसे पहले वहां पे लिखा था डबल एस्ट्रिक एंड डैश सम ऑफ। अब क्योंकि वो नंबर दोनों कांस्टेंट है तो हम नंबर डबल कोट्स के अंदर एज इट इज लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मैसेज लिखना है सम ऑफ 18 एंड 12 इज, सम ऑफ 18 एंड 12 इज। अब इसके बाद ये सम कैलकुलेट होके आना चाहिए और एक स्पेस भी आनी चाहिए, तो इसके बाद हमने एक स्पेस दे दी है आफ्टर कॉमा। अब हमें सम चाहिए 18 प्लस 12 का, तो हमने यहाँ पे 18 प्लस 12 अपना मैथ्स का एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर स्पेस दी। और इसके बाद अब हमें देखें तो हमें फिर से ये मैसेज में डिस्प्ले कराना है डबल डैश एंड डबल एस्ट्रिक। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, फिर से एक कॉमा लगाया, एक स्पेस हमें चाहिए होगी 18 और 12 का जो सम आएगा, उसके बाद एक स्पेस चाहिए तो एक स्पेस दे दी। अदरवाइज वो जो 30 आता सम और उसके जस्ट बाद ही वो डैश और एस्ट्रिक आ जाता, तो एक स्पेस हमने दे दी है और डबल एस्ट्रिक लगा दिया, बस इतना ही करना था। ये हो गया, तो ये वो प्रिंट हो गया। और अगर हमें एक और लाइन में अगर अलग लाइन लिख रहे हैं या जैसा भी है, तो यहाँ पे एंड इक्वल्स टू स्पेस लिख के नेक्स्ट प्रिंट लिख सकते थे। तो मंजरी ने सारे ही ठीक किए थे और सारे ही आउटपुट उसके सही आ रहे हैं। तो अब बाकी सबको भी ट्राई करना है, इसलिए हम सारे आंसर्स नहीं बता रहे, ये तुम लोग ट्राई करना। और अगर ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें खुद भी नहीं समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली जैसा हमने बताया है वैसा हो भी रहा है या नहीं। तो ट्राई करना ये तुम लोगों का काम है, अगर ट्राई नहीं करोगे तो प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और शुरू से ट्राई करते जाओगे, अभी तो थोड़ा सा है इसको। अभी देखो हमें एक स्टेटमेंट करने में कितना टाइम लगा, हार्डली हमें लगता है सम सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स लगे होंगे। तो वैसे ही देख लो 12 थे आई थिंक, तो तुम्हें 12 करने में कितना टाइम लगता। हो सकता है थोड़ी बहुत एरर आती है, और एरर आना अच्छी बात है, जिससे कि तुम्हें पता चले कि क्या करने पे क्या एरर आ रही है। तो एरर आना इज अ गुड थिंग इन प्रोग्रामिंग। जिसकी एरर नहीं आई मतलब उसने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, और जिसके में एरर्स आ रही है मतलब उसने काफी कुछ उन एरर को रेक्टिफाई करना भी सीख लिया है। वो भी हमारी प्रोग्रामिंग का पार्ट है कि अगर कोई एरर आ रही है तो उसको हमें रेक्टिफाई कैसे करना है। तो ये तो कल का टॉपिक था, हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट देख लिया था। प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग के पास सेपरेटर भी एक यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने ये प्रिंट देखा, उसके बाद हमें अगर एंड करना है, लाइन का एंड जो है बाय डिफॉल्ट वो लाइन का एंड होता है एंटर की से। एंटर की के लिए यहाँ पे एक कोड होता है स्लैश और एन, ये हम लिखते हैं, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटर की को। बाय डिफॉल्ट लाइन एंड की वैल्यू विद प्रिंट स्टेटमेंट इज स्लैश एन, दैट मीन्स एंटर की मतलब लाइन चेंज होगी। लेकिन अगर हम चाहते कि सेम लाइन रहे तो हम एंड इक्वल्स टू स्पेस लिख देंगे या कोई भी और कैरेक्टर लिख के, फिर हम यहाँ पे दूसरा प्रिंट अगर देंगे तो वो लाइन चेंज नहीं करेगा। और अगर हम एंड की वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज करेगा। तो अगर इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, शिफ्ट और एंटर की प्रेस कर रहे हैं, तो उसने देखो लाइन चेंज नहीं की, वेलकम को सेम लाइन में लिख दिया और स्पेस भी नहीं दी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डबल एस्ट्रिक के बाद स्पेस नहीं आ रही है। अगर हमें स्पेस चाहिए तो अब हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो यहाँ डबल एस्ट्रिक के बाद स्पेस दे दें तो एक स्पेस आएगी, या फिर यहाँ वेलकम के पहले स्पेस दे दें। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि डबल कोट्स में हम क्या चीज लिख रहे हैं, सेम वैसा ही एज इट इज वो डिस्प्ले करेगा। फिर से शिफ्ट और एंटर प्रेस कर रहे हैं तो अब देखो डबल स्पेसिंग आ गई है। अगर हम एक स्पेस कम करना चाहते हैं तो हमने ये वेलकम के पहले वाली स्पेस कम कर दी और शिफ्ट एंटर किया तो सिंगल स्पेस आ रही है। तो ये एंड का यूज था। प्रिंट के साथ हम मैसेज लिखेंगे, ये मैसेज है। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखना है, कॉमा लगा के हम कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं,
या मेमोरी में कुछ भी हमने स्टोर किया है उस मेमोरी लोकेशन का नाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर से हमें मैसेज देना है तो फिर से हम कॉमा लगा के जो है मैसेज दे सकते हैं डबल कोट्स में। और फिर हमें उसके बाद फिर कोई वैल्यू देनी है, अगेन हम कॉमा लगा के वैल्यू दे सकते हैं। मतलब प्रिंट के साथ हम जितने भी सेट ऑफ मैसेजेस मेमोरी लोकेशन की का नेम या कोई भी एक्सप्रेशन या एंड या एक और आर्गुमेंट हम बताने जा रहे हैं, एक और चीज यहाँ पे यूज होती है, सबको हमें कॉमा से सेपरेट करना है। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज डिस्प्ले करते हैं, ये अलग अलग वैल्यूज हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उनको हम चाहते कि किसी एक पर्टिकुलर सिंबल से सेपरेट होके आए। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमें प्रिंट करना है 15, और हमें प्रिंट करना है 16, हमें प्रिंट करना है 17। ये सारी वैल्यूज हैं, और हम ये चाहते हैं कि इनके बीच में जो गैप आए, स्पेस आ सकती है। ठीक, अलग अलग वैल्यूज हैं इसलिए कॉमा से सेपरेट करके लिखा है। हम चाहते हैं कि वो सेपरेटर जो है स्पेस हो, मतलब इनके बीच में स्पेस का गैप आए, तो स्पेस उसने यहाँ पे इनके बीच में स्पेस दे दी है। सपोज हम ये चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस की जगह कोई एक सिंबल आए, मतलब एक सेम लाइन में जो डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं उनके बीच में सेपरेशन के लिए कौन सा मार्क डिस्प्ले हो। हम चाहते हैं एस्ट्रिक से सेपरेट हो ये तीनों वैल्यूज, तो हमने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, तो अब तीनों के बीच में जो सेपरेटर है वो एस्ट्रिक आ रहा है। अगर हम इनके बीच में कॉमा चाहते हैं तो हमने शिफ्ट और एंटर यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, तो अब ये कॉमा से सेपरेट होके आएंगी। इफ वी वांट कि इनके बीच में कोलन का साइन आए तो कोलन से सेपरेट होके आएंगी। तो अब अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट देखें, तो प्रिंट स्टेटमेंट में पहले तो हम मैसेज लिखेंगे, मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट विद सेपरेटर। ये हमने मैसेज लिखा। मैसेज के बाद हमें कोई भी वैल्यू देनी है तो हम कॉमा लगाएंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। और उसके बाद अगर उसके बाद भी हमें कुछ डिस्प्ले करना है तो हमने एक और मैसेज लिख दिया। ये एक और मैसेज के बाद फिर से हमें कोई वैल्यू देनी है तो हमने कॉमा लगाया। फिर हमें सेपरेटर देना है तो वो हमने लिखा। सपोज हमें एंड बताना है कि अब ये जब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के लिए ये प्रिंट एंड हो तो ये लाइन को चेंज करेगा, ये सेम लाइन में ही हमारा जो कर्सर है जो आउटपुट प्रिंट करता है वो सेम लाइन में ही रखेगा। तो यहाँ पे हमने स्पेस के अंदर सपोज हम ये चाहते हैं कि कॉमा से सेपरेट करें, मतलब उसी लाइन में रहे और कॉमा से एंड करे या स्पेस से एंड करे, तो हमने ये एंड भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये सिंटेक्स है पूरा। हम मैसेज लिखेंगे, ये हमने पहले डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखा, फिर हमने ये कॉमा लगाया, कॉमा के बाद हमें मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, वो भी हमने कॉमा से सेपरेट करके लिख दी। फिर हमें एक मैसेज चाहिए, अगेन वी पुट अ कॉमा, फिर हमने ये मैसेज पूरा कंप्लीट किया डबल कोट्स में। फिर हमें सेपरेटर बताना है तो हमने सेपरेटर कॉमा से लगा के हमने SEP सेप इक्वल्स टू सिंगल कोट में या डबल कोट में जो भी सिंबल कीबोर्ड का अलग अलग वैल्यूज को सेपरेट करेगा वो हमने लिखा। और उसके बाद हम चाहते हैं कि लाइन की एंडिंग भी हम बता दें कि किस कैरेक्टर से होगी, वो हमने लिखा। सपोज यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि सेपरेटर इनके बीच में डॉलर बन के आए, तो हमने ये डॉलर का साइन लगा दिया है। एंड हम चाह रहे हैं स्पेस से हो। अब ये एंड को देखने के लिए भी हमें एक नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिससे हमें क्लियर हो जाए कि नेक्स्ट लाइन जो है वो सेम लाइन से स्टार्ट प्रिंट हो रही है या न्यू लाइन से प्रिंट हो रही है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया और हमने यहाँ पे थैंक्स लिख दिया। ये इतना हमने लिखा। अब हम शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसने सेम लाइन में पूरा प्रिंट किया है। एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट विथ सेपरेटर। अब सेपरेटर के बाद ध्यान से देखो तो हमने यहाँ स्पेस नहीं दी थी, तो यहाँ पे भी स्पेस नहीं आई है। और उसने सेपरेट करने के लिए फिर डॉलर फिर डॉलर फिर डॉलर ऐसे करके उसने ये सब डॉलर से सेपरेट कर दिए हैं। उसके बाद मतलब जहां जहां कॉमा आया है
जहां जहां वैल्यूज चेंज हुई है वहां वहां इसने डॉलर लगाए हैं, और उसके बाद लास्ट में सेपरेटर और इसके लिए कोई भी उसने डॉलर साइन नहीं लगाया है, और एंड इसने की है स्पेस से। सपोज हम चाहते हैं कि एंडिंग जो है वो न्यू लाइन से ही हो, मतलब एंटर की प्रेस हो, तो हम स्लैश एन यहाँ लिख भी सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो एंडिंग है वो स्लैश एन मतलब एंटर की से ही होती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे एंटर की प्रेस के लिए हमने यहाँ पे स्लैश एन लिख दिया है। और अगर हम इसको हटा भी दें, यहाँ से हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं, अब फिर हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो भी ये न्यू लाइन में ही नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब है कि जब एक प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट डिस्प्ले करता है, तो बाय डिफॉल्ट वो आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद लाइन चेंज कर देता है। और अगर हम चाहते हैं कि वो लाइन चेंज ना करे, तो यहाँ पे हम एंड लिख के उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि वो एंडिंग किस कैरेक्टर से करे। तो वो उस कैरेक्टर से करेगा, उस केस में वो एंटर की को यूज नहीं करेगा लाइन चेंज करने के लिए। तो एक तो हमने यहाँ एस्ट्रिक लगा दिया, दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसके बीच में स्पेस आए, ये हमने एक स्पेस यहाँ कर दी। हम इसके बीच में स्पेस चाह रहे हैं तो ये आएगी। अगर वैल्यूज के बीच में स्पेस चाहिए तो अब क्या करेंगे, अब कोई बताएगा? हम चाह रहे हैं कि वैल्यूज के बीच में भी स्पेस आ जाए। यस, 15, 16, 17 जो है वो डॉलर के बाद मतलब बिल्कुल विदाउट स्पेस आ रहा है। हम चाहते हैं कि उसके बाद भी एक एक स्पेस आए सबके बाद। यस क्लास। दो मेथड है, मतलब थोड़ा सा अगर तुम लोग अपना लॉजिक यूज करो तो यू हैव टू मेथड्स। क्या क्या कर सकते हैं वो ध्यान से देखो। एक चीज, हम फिर यहाँ कॉमा लगा के हम ऐसे कोड्स में स्पेस दे दें हर एक के बाद, ये काम कर सकते हैं। तो हर एक के बाद एक एक स्पेस आ जाएगी। 17 के बाद डॉलर है ही ऑलरेडी, फिर भी स्पेस देना चाहो तो एक तो ये मेथड है, इससे हम स्पेस दे सकते हैं। तो देखो हर एक के बाद जो है, अब हमने जहां पे भी लगाया वो उस हिसाब से उसने सबके बीच में एक एक स्पेस दे दी है। उतने सारे कॉमा लगे थे इसलिए उतने सारे उसने डॉलर भी लगाए हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हम ये इतनी स्पेसेस ना दें, हमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तो हम ये स्पेसेस यहाँ से हटा दे रहे हैं, और हम जो सेपरेटर लगा रहे हैं सेपरेटर के साथ हम वहां पे एक स्पेस दे दें। तो ये हमने ये 15, 16, 17 ऐसे ही लिखा है, और सेपरेटर के साथ हमने लिख दिया है कि वो स्पेस पहले दे फिर डॉलर दे, एज यू विश, या बाद में दे, जैसा भी है। दोनों साइड लिखेंगे तो वो दोनों साइड स्पेस दे देगा। तो शिफ्ट एंटर किया तो अब ये स्पेसेस आ गई। तो अब ये प्रिंट स्टेटमेंट तुम्हें ट्राई करना है कि तुम इसके साथ क्या क्या कर सकते हो। मैक्सिमम चीजें हमने सब बता दी। तुम मैसेज लिख सकते हो डबल कोट्स में, उसके बाद तुम्हें कोई वैल्यू देनी है तो फिर कॉमा लगाओगे, फिर तुम्हें कोई मैसेज देना है फिर कॉमा से सेपरेट करोगे, और फिर कोई वैल्यू देनी है तो फिर यहाँ कॉमा से कुछ वैल्यूज दे सकते हो। एंड आफ्टर दैट फिर तुम्हें सेपरेटर अगर देना है, सब चीज मस्ट नहीं है, खाली तुम मैसेज भी दे सकते हो, जैसा कल से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने सिंपल पहले खाली मैसेज दिया था प्रिंट के साथ, सिंपल सिर्फ मैसेज, सिर्फ वैल्यू भी दे सकते हैं, मैसेज के साथ वैल्यू भी दे सकते हैं। ये लाइक हम लोग ने मैसेज के साथ वैल्यू दी है, मैसेज के साथ एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग मैसेज के साथ एंडिंग कैरेक्टर भी दे सकते हैं, या वेरिएबल्स भी लिखे हैं तो भी हम लोग, वेरिएबल मतलब वैल्यूज हमने कुछ दे रखी है तो भी हम यहाँ पे एंड उसके साथ भी दे सकते हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज जो हम प्रिंट के साथ दे रहे हैं उनके बीच में सेपरेशन का मार्क क्या होगा ये भी दे सकते हैं। तो ये इतनी चीजें हम लोग ने प्रिंट स्टेटमेंट देख ली, और अब तुम्हारा ये प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट है। मतलब इतना ही तुम यूज करोगे और इसी से तुम सब कुछ कर सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ एंड के जगह तुम कोई भी कैरेक्टर ना दो तो लाइन चेंज हो जाएगी। अगर तुम्हें इसके बाद भी एक प्रिंट स्टेटमेंट देना है और तुम चाहते हो सेम लाइन में आए, तो तुम्हें एंड के साथ यहाँ कोई कैरेक्टर भी दे सकते हो, या फिर तुम सिंपली स्पेस दे दो तो वो नई लाइन चेंज नहीं होगी, वो सेम लाइन में
सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह से आउटपुट डिस्प्ले करोगे, उसके लिए तुमने प्रिंट स्टेटमेंट पूरा देख लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद का जो टॉपिक है, कल हम लोग एनसीईआरटी की बुक से देख रहे थे, तो एनसीईआरटी की बुक में अब जो आगे टॉपिक है वो तुम्हारा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में ही कुछ चीजें हैं जो पाइथन के लिए जरूरी है, वो चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो पाइथन में और चीजें वो क्या क्या है, और उसके लिए हम एक प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं जिसमें कि बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से तुम्हें समझ में आएगा। पाइथन फंडामेंटल्स है, मतलब हम एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो अब ये लैंग्वेज हम उसी तरह से सीखेंगे जैसे तुम लोगों ने दूसरी लैंग्वेजेस सीखी हैं, लाइक इंग्लिश और हिंदी। तो उसी तरह से हम उन्हीं को कंपेयर करके हम ये लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे एक्चुअल में इस लैंग्वेज में। ये तो चीजें हैं कि तुम क्या क्या समझ जाओगे, वो बाद में देख लेंगे कि तुमने इतना समझा या नहीं समझा, इसके बेसिस पे हम तुम्हें असाइनमेंट देंगे। एक सेंटेंस यहाँ पे इंग्लिश का डिस्प्ले होने जा रहा है, उसको तुम लोग ध्यान से देखना सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से तुम लोग अवेयर हो, सबको इंग्लिश आती है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज से ही इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है इंग्लिश का, हे वेलकम टू आवर क्लास। अब ये जो स्टेटमेंट इंग्लिश का लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस लिखा है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के। जस्ट लाइक अगर हम लोग देखें तो ये जो डबल कोट्स लगे हैं इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। डबल कोट्स हैं, एक्सक्लेमेशन का मार्क है, या हम लोग डॉट लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो सिंबल्स हैं दीज आर नोन एज पंक्चुएशन मार्क। यहाँ इसको हम पंक्चुएटर भी कहते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने अलग अलग वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए स्पेसेस दी हुई हैं। तो इस सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स हैं, एंड each two word is separated by a space. आफ्टर दैट एक जो सिंगल जो स्पेस के बाद हमने एक कुछ अल्फाबेट्स का सेट लिखा है, दैट इज अ वर्ड। तो सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस जो फॉर्म हुआ है इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये वर्ड्स को मिला के हुआ है, कई सारे वर्ड्स हमने लिखे हैं, उनके बीच में हमने स्पेसेस दिए हैं और हमने पंक्चुएशन मार्क लगाए हैं। तो जब भी हम लोगों ने इंग्लिश सीखी होगी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो सीखना स्टार्ट किया, सबसे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सीखे इसके, फिर हम लोगों ने ये देखा कि वर्ड्स कैसे बनेंगे अल्फ़ाबेट्स को जॉइन करके, फिर उन वर्ड्स को जॉइन करके हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने ग्रामर रूल्स पढ़े लैंग्वेज के, फिर हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क्स भी पढ़े कि अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें उसके सब पार्ट्स भी हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा पॉज देना है, कहाँ पे हमें कम पॉज देना है इन केस ऑफ रीडिंग या प्रोनाउंसिएशन, तो वो हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने इन सेंटेंसेस को जॉइन करके पैराग्राफ कैसे बनाना है वो पढ़ा। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि कौन से वर्ड्स मीनिंगफुल हैं और कौन से मीनिंगफुल नहीं है। लाइक हम यहाँ पे लिख देते CSLAS, तो तुम लोग कहते हैं मैडम ये स्पेलिंग गलत है, ये वर्ड सही नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मीनिंगफुल वर्ड्स भी बताए गए कि MAT मैट लिखा है तो दैट इज करेक्ट, बट हमने MTA लिख दिया है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ MTA इन इंग्लिश। तो हम लोग ने मीनिंगफुल वर्ड्स भी सीखे हैं। तो इस तरह से हम लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है। सेम ऐसे ही हम लोग पाइथन भी सीखेंगे। पाइथन में पहले हम तुम्हें बताएंगे कि यहाँ पे कैरेक्टर सेट कौन कौन से यूज होंगे, कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो पाइथन में मीनिंगफुल हैं, वो हम लोग देखेंगे। इन वर्ड्स को और जो कैरेक्टर सेट्स हम पढ़ेंगे उनको मिला के हम एक स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, उस स्टेटमेंट को लिखने का रूल क्या है वो हम लोग हर एक स्टेटमेंट के साथ या हर एक जो भी पाइथन का कमांड है उसके साथ हम लोग वो सीखते जाएंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हम लोग वर्ड्स को लिख रहे हैं और उनके बीच में हम लोग जो भी पंक्चुएशन मार्क्स लगा रहे हैं
वो हम लोग कैसे लगा रहे हैं। तो इसी सेम जैसे इंग्लिश सीखी थी वैसे ही हम लोग पाइथन सीखेंगे। तो लेट्स प्रोसीड। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी आधी चीजें एटलीस्ट टाइमली ज्वाइन करो तो बेटर है, नहीं तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। ओके, तो सेम वही चीज लिखी है जो अभी हमने कहा। आफ्टर हैविंग लर्नड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव नाउ मास्टर्ड द लैंग्वेज। अब हमें इंग्लिश में कुछ भी लिखना हो, भले ही हमें नहीं भी आता हो, तो भी हम लोग जैसे तैसे ज्वाइन करके और रूल्स को रेफर करके हम लोग लिख लेते हैं, और हम लोग कम्युनिकेट भी कर पाते हैं अगर हमें लैंग्वेज यूज करनी हो, वेदर इंग्लिश और हिंदी और एनी ऑफ योर मदर टंग, मतलब जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करते हो। तो सारी लैंग्वेजेस हम लोग ने ऐसे ही सीखी हैं। और लैंग्वेज is important because it's a medium of communication. In order to establish a successful communication, दो लोग जो भी communication में part ले रहे हैं, the speaker and the listener, both should know one common language, at least one common language, तभी हम लोग आपस में communicate कर पाएंगे। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी अगर हम मशीन से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस केस में भी एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो दोनों को समझ में आए, तभी हम मशीन से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो सेम ऐसा ही कंप्यूटर के केस में भी है। मतलब हमें जो लैंग्वेज आती है, सेम लैंग्वेज कंप्यूटर को भी समझ में आनी चाहिए। और हम लोग ये देख चुके हैं कि इसीलिए हम इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर को यूज कर लेते हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज के फॉर्म में, और कंप्यूटर जो भी आउटपुट शो कर रहा है उसको हमारे फॉर्म में हमें डिस्प्ले करे। तो अब ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, अभी यहाँ पे तुम लोग देखो तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस तुम्हें दिख रही थी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो बहुत सारी लैंग्वेज है। मतलब अब तो इतनी हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हो गई हैं कि हर एक में मास्टरी करना इज नॉट पॉसिबल। इवन ऑन अ सिंगल लैंग्वेज में भी मास्टरी करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स हम सीख तो लेंगे, बट हमें टाइम टू टाइम हमें खुद को अपडेट करना होगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज लिखी है। सी लिखी है, जावा, C++, PHP, कॉटलिन, पाइथन, डार्ट, रस्ट, विजुअल बेसिक। बेसिक के भी बहुत सारे फॉर्म्स आ चुके हैं। C# लिखी है, F# लिखी है, लिस्प लिखी है, TCL लिखी है। तो सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर। हम किसी भी एक लैंग्वेज में हमें लिखना आता होगा कोड, तो हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएंगे। और बस ये है कि हमें उस लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो अगर हमें एक लैंग्वेज आती होगी तो हम दूसरी लैंग्वेज को भी समझ के और उसके ग्रामर रूल्स को देख के हम दूसरी लैंग्वेज में भी कोड लिख पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे अच्छी है। लाइक हमें अगर मान लो हिंदी आती है, तो अगर तुम लोगों ने देखा हो तो मराठी बोलने में कुछ कुछ हिंदी जैसी है। तो इस तरह से हम लोग दूसरी लैंग्वेज फिर समझ भी पाते हैं। इवन हम लोगों ने हिंदी हमें आती है या हमें और कोई लैंग्वेज आती है, तो अगर हम किसी को बंगाली में बात करते सुन रहे होंगे तो वो हमें समझ में आ जाती है। हिंदी और उर्दू भी काफी काफी क्लोज है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी और उर्दू के एक जैसे हैं, तो वो भी हम लोग समझ पाते हैं। बट जो प्योर उस लैंग्वेज के हैं उसमें हम लोग को फिर थोड़ा सा समझना पड़ जाता है। तो अगर एक लैंग्वेज हमें आती है तो हम दूसरी लैंग्वेज में भी स्विच ओवर कर सकते हैं, बट थोड़ी सी स्टडी, थोड़ा सा फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम वो हमें देखना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। तो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, क्योंकि अभी हम लोग ने ये डिस्कस कर ही लिया कि दोनों लोगों को सेम प्लेटफॉर्म पे होना है, द स्पीकर एंड द लिसनर। तो यहाँ पे भी हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो हमें समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो दो कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए। तो कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज और उनके ट्रांसलेटर्स बने हैं। तो ये हमारी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज हैं, C++, जावा, बेसिक, पाइथन। इनके अपने ट्रांसलेटर्स हैं। इन लैंग्वेज को हम यूज करते हैं और ये कंप्यूटर के फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाती हैं।
और सीखना हमें वैसे ही है जैसे हमने हिंदी इंग्लिश सीखी हुई है। बस तुम्हें ये समझ ही नहीं आएगा, तुम जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाओगे तुम देखोगे कि तुम लैंग्वेज सीखते जा रहे हो, क्योंकि हमें ऑलरेडी इंग्लिश आती है, हमने मैथ्स में काम किया हुआ है, तो तुम्हें इंग्लिश और मैथ्स को ही यूज करके बहुत सारी चीजें यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में बनाई गई हैं, तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और तुम बहुत आराम से यूज करते जाओगे। ओके, नाउ द पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है पाइथन के कैसे यूज हो रही है, क्या क्या चीजें हम इसमें यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब यू कैन से, जैसे एक तुम कहते हो कि एक बिल्डिंग बनी है, तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज है वो ब्रिक्स है, मतलब एक एक ब्रिक रख के और उसमें कुछ वो बहुत सारी चीजें मिक्स करके हम उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे भी वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है पाइथन लैंग्वेज को बनाने के, वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले पाइथन के कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब है जैसे इंग्लिश में हम लोग ने अल्फाबेट सीखे, हिंदी में हम लोगों ने आ ई ई मतलब उसकी वर्णमाला सीखी, वैसे ही पाइथन में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पाइथन में अगर हम पाइथन के कैरेक्टर सेट देखें ध्यान से, तो इंग्लिश के ही कुछ अल्फाबेट्स हैं, मैथ्स के ही कुछ सिंबल्स हैं, और इंग्लिश के ही कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं पाइथन में। ये कैरेक्टर सेट है। कुछ कैरेक्टर सेट सोर्स कैरेक्टर सेट हैं जो कि बेसिक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि हम यूज तो करते हैं, कीबोर्ड की किसी की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी कीज जो नॉन प्रिंटेबल हैं, उसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। तो ऐसे कैरेक्टर सेट हैं जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उनके लिए कोई सिंबल वहां बन के नहीं आता, लेकिन उनका वर्क हो जाता है वहां पे, उनको जो फंक्शन करना है वो हो जाता है। जैसे हमें लाइन चेंज जब करनी होती है तो हम एंटर की प्रेस करते हैं, वहां लिख के कुछ भी नहीं आता, हाँ लाइन चेंज हो जाती है। हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो कोई भी सिंबल बन के नहीं आता, लेकिन उस वहां पे जो कर्सर है उसके पहले का एक कैरेक्टर रिमूव हो जाता है। हम कीबोर्ड में स्पेस बार प्रेस करते हैं तो एक स्पेस आ जाती है, हम टैब की प्रेस करते हैं तो मल्टीपल स्पेसेस एक साथ आ जाती हैं। तो कैरेक्टर सेट में दो तरह के कैरेक्टर सेट है हमारे पास। वन इज सोर्स कैरेक्टर सेट, जो कि हम टाइप करेंगे तो स्क्रीन पे उसका सिंबल दिखेगा, बन के आएगा। और दूसरे हैं एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट, जिसको कि हम यूज करेंगे तो उसका फंक्शन हो जाएगा। बट अब इस केस में लाइक हम एंटर की प्रोग्राम में टाइप करते हैं तो लाइन चेंज हो जाती है, लेकिन हमें आउटपुट में वो काम करना है तो भले ही हम अपने प्रिंट स्टेटमेंट पे 4 बार भी एंटर की प्रेस कर लें, लेकिन आउटपुट में वो नहीं आती, हमें वहां पे उस की का कोड लिखना पड़ता है। तो एक्चुअल में ये जो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट है, ये कुछ कीबोर्ड की कीज के कोड होंगे जिनका इफेक्ट हमें अपने आउटपुट में चाहिए होगा। ओके, तो पहला जो सोर्स कैरेक्टर सेट में जो पहला सेट है दैट इज अल्फाबेट्स, जो कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। हम कैपिटल ए से लेके जेड तक के सारे अल्फाबेट्स और स्मॉल ए से जेड तक के सारे अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, बट वी नो पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए ये अल्फाबेट्स अलग अलग माने जाएंगे। कैपिटल अल्फाबेट्स अलग हैं और स्मॉल अल्फाबेट्स अलग हैं। मैथ्स के हम 0 से 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैथ्स के केस में, तो वो हम यूज कर लेंगे। और स्पेशल कैरेक्टर, मैक्सिमम जितने भी स्पेशल कैरेक्टर कीबोर्ड पे हैं वो सारे स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। वो मैथ्स के भी सिंबल्स हैं, मैथ्स के भी ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, एट द रेट, डॉलर, एम्परसेंड, एक्सक्लेमेशन मार्क, एस्ट्रिक, ये सारे सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वही हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, मैथ्स के सिंबल्स यूज कर रहे हैं, मैथ्स के डिजिट्स यूज कर रहे हैं, और जितने भी सिंबल्स हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं या मैथ्स में जितने भी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेम ऐसे ही एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट में हम लोग कुछ कीबोर्ड की कीज के कोड यूज करेंगे, जिनको कि हम स्लैश से लिखते हैं। ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ये कीबोर्ड में जो कीज हैं उनके सिंबल्स हैं, और इनको हम हमेशा स्लैश से ही लिखेंगे। स्लैश से ये फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश यूज करते हैं।
अब हम स्लैश एन लिखेंगे, इसका मतलब है ये एंटर की को रिप्रेजेंट कर रहा है। कीबोर्ड की एंटर की का जहां पे भी हमें आउटपुट में इफेक्ट चाहिए वहां पे हम स्लैश एन लिखेंगे। जहां पे हमें टैब की का इफेक्ट चाहिए वहां पे हम स्लैश टी लिख देंगे। ये जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये कैरेक्टर माने जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट्स और कैरेक्टर में डिफरेंस समझना पड़ेगा। डिजिट्स का मतलब है ऐसी चीज जो कि बिना कोड्स के, मतलब हम 0, 1, 15 ये नंबर्स हैं एक्चुअल में, इनको हम बिना कोड्स के लिखते हैं। लेकिन उसी प्लेस पे अगर हम कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स लाइक ए हमें लिखना है और ए एग्जैक्टली प्रिंट कराना है तो हम उसको फिर डबल कोट्स में लिखते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं जो इनको हम कहेंगे ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और हमारे पास दो तरह के कांस्टेंट हैं, एक तो न्यूमेरिक है जो नंबर्स में है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर्स को हम विदाउट कोट्स लिखते हैं। लाइक हमें 9 लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन हमें अगर कोई कांस्टेंट है, मान लो हमें यस लिखना है कहीं पे, YES यस, तो यस को हम विदाउट कोट्स नहीं लिख सकते, उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जो डिजिट्स हैं वो विदाउट कोट्स लिखी जाती हैं और जो अल्फाबेट्स का कलेक्शन है, कोई कांस्टेंट बना रहा है, उसको हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट में लिखे जाते हैं क्योंकि इनको हम अल्फाबेट की कैटेगरी में मानते हैं, इस कैटेगरी में मानते हैं। तो जब भी हमें जहां पे भी ये कीबोर्ड के कीज यूज करनी होंगी उनको हम जहां पे भी लिखेंगे उनको हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे। तो ये स्लैश टी है वो टैब के लिए है। स्लैश ए इज फॉर ऑडिबल बेल, मतलब तुमने देखा होगा कभी कभी तुम कुछ एरर करते हो या कुछ गलत की प्रेस करते हो तो वहां पे एक बेल बज जाती है कंप्यूटर की, तो उस बेल के लिए ये स्लैश ए है। और स्लैश बी जो है वो बैक स्पेस के लिए है। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर सेट अभी तुम लोग आगे पढ़ोगे। तो ये कैरेक्टर सेट है, मतलब जैसे तुम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हो, तुमने पाइथन में क्या क्या हम यूज करेंगे वो तुमने आज देख लिया। हम ए से जेड तक अल्फाबेट्स यूज करेंगे, अपर केस लोअर केस दोनों, 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज करेंगे। जितने भी कीबोर्ड पे सिंबल्स अवेलेबल हैं वो सारे हम यूज करेंगे। और कीबोर्ड की कुछ नॉन प्रिंटेबल कीज जिनको कि हम प्रेस करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन हो जाता है, उसकी जगह कोई भी सिंबल बन के नहीं आता है, वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उनके हम लोग कोड देखेंगे। तो ये थे पाइथन के कैरेक्टर सेट। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखें या थोड़ा सा और पढ़ लें, बताओ तुम लोग, अगर ओवरफ्लो ना हो रहा हो तो। यस क्लास, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी क्योंकि 35 हुआ है, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे तुम लोगों को। ओके मैम आज भी कोई असाइनमेंट दीजिएगा? हाँ, इसके बेसिस पे हम असाइनमेंट देंगे क्योंकि डेली असाइनमेंट, इसीलिए हमने हॉलीडे होमवर्क नहीं दिया है तुम लोगों को। तुम लोग डेली असाइनमेंट करोगे तो तुम्हें जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें हम भी चेक कर पाएंगे कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं, और तुम असाइनमेंट करोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि तुम्हें वो चीज समझ में आई या नहीं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टोकन्स। टोकन का मतलब है तुम्हारे प्रोग्राम की एक स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब है जिसको हम फर्दर ब्रेक ना कर पाए। जैसे अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वर्ड्स हैं हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर हम ए लिखते हैं तो ए इज ऑल्सो अ वर्ड, ए का मतलब है एक, सिंगल। एन लिखते हैं, एन इज अ वर्ड, एन का मतलब भी सिंगल, मतलब वन। तो सेम ऐसे ही फिर हम उसके बाद हम स्पेस दे देते हैं तो मतलब एक वर्ड कंप्लीट हो गया। तो सेम ऐसे ही पाइथन में भी टोकन्स है हमारे पास, उनको हम यहाँ पे टोकन्स कहते हैं। टोकन्स का मतलब है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, उसको हम कहेंगे कि वो टोकन है, टोकन है, या उसको लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं यहाँ पे, जिसको हम फर्दर ब्रेक ना कर पाए। तो हर एक टोकन का यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्पस होता है पाइथन की प्रोग्राम में। तो जब भी हम लिखते हैं तो हमें टोकन्स पे ध्यान देना होता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं और उसको कैसे यूज करना है। तो ये पाइथन का एक सैंपल प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि पाइथन में, अभी हमने इंग्लिश में देख लिया कि क्या क्या पार्ट्स थे इंग्लिश के सेंटेंसेस में, और अब हम देखने जा रहे हैं कि पाइथन में एक प्रोग्राम में क्या क्या पार्ट्स
हो सकते हैं, और इन्हीं पार्ट्स को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो ये हैश का सिंबल लगा हुआ है, दिस सिंबल इज अ पंक्चुएटर। मतलब जैसे भी हम सिंबल्स लगाएंगे वो पंक्चुएटर होंगे। कॉमा लगाया, सेमीकोलन लगाया, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया, हैश लगाया, ये पंक्चुएटर्स हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब हमने इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये लिखा है हमने MSG, मैसेज के लिए शॉर्ट फॉर्म, और ये लिखा है नेम। तो एग्जैक्टली ये जो है इनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। और ये आइडेंटिफायर करते क्या है, ये मेमोरी में हमारी जो हमारी रैम है, हम लोग ने ये देखा कि रैम में सब कुछ स्टोर होता है कंप्यूटर को जिस पे भी वर्क करना हो। तो एग्जैक्टली हमारी रैम के अंदर ये जो भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह का कुछ भी नाम लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम मेमोरी की एक कोई लोकेशन, मेमोरी में हम स्पेस रिजर्व कर रहे हैं, और इस स्पेस में हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, और इस स्पेस को एक्सेस करने के लिए हम इनको नाम दे रहे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है, दीज आर मेमोरी आइडेंटिफायर, मेमोरी स्पेस आइडेंटिफायर। तो अब हमने अगर यहाँ पे लिखा है MSG इक्वल्स टू, इसका मतलब मेमोरी में एक स्पेस बनेगी जिसका नाम MSG होगा। एक हमने लिखा नेम, तो मेमोरी में एक स्पेस बनेगी जिसका नाम जो है नेम होगा, और इसमें वैल्यूज स्टोर होंगी। वैल्यू क्या स्टोर होगी, इस MSG के अंदर हेलो स्टोर होगा, और नेम के अंदर शिल्पा स्टोर होगा। ये हमने वैल्यू भी बता दी कि मेमोरी स्पेस में स्टोर क्या होना है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर के या इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ये मेमोरी स्पेस को आइडेंटिफाई करता है, मतलब उनका नेम है आइडेंटिफायर। हमें जब भी इस मेमोरी स्पेस की वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो हम इन नेम से एक्सेस कर लेंगे। तो आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, इट्स अ नेम गिवन टू अ मेमोरी स्पेस और अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। पार्ट ऑफ प्रोग्राम हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग मेमोरी स्पेस को ही रेफर करेंगे। इसके बाद ये जो इक्वल का साइन लगा हुआ है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, जितने भी सिंबल्स हम मैथ्स में यूज करते हैं दे आर ऑपरेटर्स। जितने भी सिंबल्स हम इंग्लिश में यूज करेंगे या अदर देन मैथ्स के जो सिंबल्स हैं दे आर पंक्चुएटर्स, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इक्वल साइन इज एन ऑपरेटर, जो कि मैथ्स का इक्वल टू ऑपरेटर है, और ये क्या करता है, किसी भी मेमोरी में कोई भी वैल्यू स्टोर करानी हो उस केस में हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इसके बाद ये जो दो वैल्यूज हमने स्टोर कराई, दीज टू वैल्यूज आर नोन एज लिटरल्स। लिटरल्स का यहाँ पे एक और मतलब, लिटरल्स को हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो मैथ्स में हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़े होंगे। कांस्टेंट का मतलब है एक फिक्स वैल्यू जो कि हमेशा वैसी ही रहती है, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती है। तो लिटरल्स मतलब कांस्टेंट। ये वैल्यू हेलो हेलो ही रहेगा। ये हो सकता है कि बाद में हम लिख दें MSG इक्वल्स टू 10, तो होगा क्या, अब इस स्पेस में हेलो रिमूव हो जाएगा और अब यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं दीज आर वैल्यूज जो कि फिक्स वैल्यूज हैं, इनको हम लिटरल भी कहते हैं, और मैथ्स के टर्म में कहें तो हम इसे कांस्टेंट भी कहते हैं। और अगर तुम लोग ने मैथ्स में पढ़ा है, तुमने मैथ्स में दो चीजें पढ़ी होंगी, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो जब हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में अगर हमें वैल्यूज नहीं पता है तो हम उनकी जगह वेरिएबल यूज कर लेते हैं, और हम उसको अगर हमें वैल्यू पता है तो हम वेरिएबल को वैल्यू, लाइक हमने लिखा a इक्वल्स टू 5, तो a इज वेरिएबल एंड 5 इज द वैल्यू, वैल्यू इज कांस्टेंट ऑलवेज। तो यहाँ पे भी जो हम मेमोरी स्पेस में कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो हमारी कांस्टेंट होगी, और इनको हम लिटरल्स भी कहते हैं। ये वैल्यू डबल कोट्स में अगर स्टोर की है तो इनको हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है।
और अगर ये वैल्यू विदाउट कोट हमने स्टोर की है तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम वैल्यूज स्टोर करेंगे तो दो तरह की वैल्यूज हो सकती हैं। एक ऐसी वैल्यू जो अल्फाबेट और नंबर्स और कई सारे सिंबल्स को यूज करके बनी है, उसको हम कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग। और ऐसी वैल्यू जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और बहुत सारे सिंबल सब एक साथ हैं, उनको हम हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। ये डबल कोट्स लगाना मस्ट है। और ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ डिजिट्स हैं और हम ये चाहते हैं कि मैथ्स का कैलकुलेशन हम उस पर कर पाए, उनको हम कहेंगे कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो दो तरह की वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, या दो तरह के कांस्टेंट हम यूज करने जा रहे हैं। एक तो स्ट्रिंग है जो कि हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाएगी, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसके अंदर दो डिजिट ही लिखें, बट अब रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ये हो जाएगी कि ये एज अल्फाबेट्स ट्रीट होगा। मतलब इस पे हम मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इस पे हम स्ट्रिंग वाले कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं और उनको हमें यूज कैसे करना है। तो सिंपल सी अगर हमने आइडेंटिफायर लिया है तो वो मेमोरी स्पेस का नाम है, और उसमें अगर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कोई भी, तो वो वैल्यू कांस्टेंट होगी और उसको हम लिटरल कहते हैं। इसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है कुछ स्पेशल वर्ड्स जिनसे कोई स्पेशल फंक्शन हम परफॉर्म कराएंगे। जैसे हम मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, या हमें कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है, या हमें कुछ स्टेप्स बार बार रिपीट करने हैं, या हमें कुछ चेक करना है, कोई कंडीशन चेक करनी है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किए गए हैं, उनको हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दोज वर्ड्स आर नोन एज कीवर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हम ये प्रोग्राम की बात करें तो हमारे प्रोग्राम में कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, लिटरल्स होंगे, आइडेंटिफायर होंगे और कीवर्ड्स होंगे। इन्हीं को हमें डिटेल में फिर आगे पढ़ना है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स थे और ये टोकन्स थे। एक्चुअली हम लोग टोकन की बात कर रहे थे। तो ये प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ये उनके स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं। इनको यूज करके हमारा प्रोग्राम का स्टेटमेंट फॉर्म होता है। जैसा अभी हमने इंग्लिश में देखा कि इंग्लिश में हमारे पास वर्ड्स होते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं और स्पेसेस होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स तो हैं ही जो कि कीवर्ड होंगे, जो हम पहले से डिफाइंड है, उनको एज इट इज यूज करना है। और कुछ वर्ड हम मेमोरी के नेम रखने के लिए डिफाइन करेंगे, वो हम अपने आप लिख सकते हैं। तो ये दो तो वर्ड्स हो गए, पंक्चुएटर्स होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, कुछ और चीजें जो हम मेमोरी में स्टोर करेंगे वैल्यूज होंगी, और ऑपरेटर्स होंगी। तो इतनी सारी चीजें हमारे पाइथन के प्रोग्राम में होंगी। अब कल हम लोग ये जो टोकन के अभी हमने टाइप पढ़े, इनको हम लोग डिटेल